एंड वेलकम टू द चैनल मेमोरी वीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांग फलन और एक है मांग तालिका। तो आइए सबसे पहले मांग फलन का हम जान लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, मांग फलन किसी वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच का फलनात्मक संबंध होता है। ठीक है, मांग फलन को जो भी प्रभावित करने वाले घटक हैं उनके बीच का फलनात्मक संबंध होता है। देखिए, प्रोफेसर वॉटसन ने क्या कहा है कि किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग फलन, ठीक है, किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग फलन उस वस्तु की क्रय की जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं तथा उन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। समझ में आया कि उस वस्तु की किसी निश्चित समय पर, ठीक है, किसी वस्तु को क्रय की जा सकने वाली विभिन्न मात्रा तथा उन मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखिए मांग फलन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा है बाजार मांग फलन। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है। व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है ये, एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए, ठीक है, किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारित करने वाले तत्व के बीच संबंध को प्रकट करता है। ठीक है, आगे इसका एक देखिए समीकरण, और इस समीकरण में जो भी है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। dx यानी कि किसी वस्तु x, वस्तु को माना गया है x की मांग, यहाँ पे डिमांड ऑफ x को दिखाया गया है dx से। f का मतलब होता है फलन फंक्शन, px का मतलब होता है प्राइस ऑफ x, pr का मतलब होता है संबंधित वस्तुओं की कीमत। ठीक है, y का मतलब होता है आय मौद्रिक आय, उपभोक्ता की मौद्रिक आय। अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि आय जब हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे जो यह है इसके लिए यहाँ पे y दिया है। ठीक है, और t का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में लास्ट में t आता है ना, तो वो इंटरेस्ट का t, और f का मतलब हो गया हमारा फ्यूचर। ठीक है, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिमांड ऑफ x। आगे देख लेते हैं हम, यदि हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव जानना चाहते हैं तो हमें अन्य कारकों को स्थिर मानना होगा। ठीक है, क्या है इसमें कि यदि हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव जानना चाहते हैं तो हमें अन्य कारकों को स्थिर मानना होगा। अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच फलनात्मक संबंध होता है। इसमें जो भी अन्य बात है वो अगर स्थिर है तो क्या होगा कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच फलनात्मक संबंध होता है। ठीक है, फलनात्मक संबंध को ही कीमत मांग संबंध अथवा कीमत मांग कहा जाता है। इसे संक्षेप में हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि dx, ये देखिए ये पूछा जाता है कि यह समीकरण किसका है, तो यह समीकरण मांग फलन का है। ठीक है, डिमांड ऑफ x इज इक्वल टू फलन ब्रैकेट में प्राइस ऑफ गुड x। यहाँ अब मांग फलन के देखिए दो प्रकार हैं। पहला प्रकार हो गया व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा हम पढ़ेंगे बाजार मांग फलन। तो आइए देख लेते हैं ये क्या है। इससे यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की बाजार मांग अथवा वस्तु की कुल मांग विभिन्न निर्धारक तत्वों से किस प्रकार से संबंधित है। क्या इसमें ज्ञात होता है किसी वस्तु की बाजार मांग, यहाँ पे देखिए बाजार मांग, और अथवा वस्तु की कुल मांग विभिन्न निर्धारक तत्वों से कैसे संबंधित है।
आइए दूसरे शब्दों में जान लेते हैं ये क्या है। यह किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त दो और तत्व शामिल किए जाते हैं। अब वो दो और तत्व कौन कौन से शामिल हो रहे हैं यहाँ पे देखिए। पहला है पी यानी कि जनसंख्या का आकार, फिर है वाई डी यानी कि आय का वितरण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आगे देखिए, इस सभी घटकों या तत्वों को मिलाकर मांग फलन तैयार किया जाता है, जिसका समीकरण निम्नलिखित है। ये देखिए, ये जो पिछला वाला समीकरण था उसमें दो और चीज़ें जुड़ गई हैं, और वो दो चीज़ें ये हैं। वहाँ पे जो फ्यूचर का एफ था यहाँ पे वो ई हो गया है, और इस ई का मतलब है उपभोक्ता की आशाएं या फिर संभावना। अभी नीचे हम दिखाएंगे, यहाँ पे सब का वही मतलब है। डी एक्स मतलब डिमांड ऑफ एक्स गुड, और एफ का मतलब फंक्शन प्राइस ऑफ एक्स गुड, और पी आर का मतलब है संबंधित वस्तु की कीमत। ठीक है, अब वाई का मतलब आय है, टी का मतलब समय है, इंटरेस्ट है, रुचि, और ई का मतलब है यहाँ पे उपभोक्ता की आशाएं संभावनाएं, और यहाँ पे पी और वाई का मतलब देख लेते हैं हम। पी का मतलब है जनसंख्या का आकार, वाई डी का मतलब है आय का वितरण। ठीक है, आगे तो आइए आगे हम देखेंगे हमारा मांग तालिका, और तो इसे हम मांग अनुसूची भी कहते हैं। ठीक है, डिमांड शेड्यूल। तो देखिए ये क्या है। किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं के पारस्परिक संबंध को बताने वाली तालिका मांग तालिका कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर, ठीक है, वस्तु की कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा, ठीक है, वस्तु की मात्रा के परस्पर संबंध को बताने वाली तालिका को मांग तालिका कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अर्थात एक निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्राएं बेची जाती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक तालिका के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम मांग तालिका कहते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। आगे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेष द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार किसी निश्चित समय में ठीक है, किसी निश्चित समय में जब एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग करता है, ठीक है, या फिर करेगा, उसे प्रदर्शित करने वाली तालिका हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। आगे देखिए, इसका यह तालिका है और हम ग्राफ भी दिखाएंगे। यह है प्रति इकाई कीमत, ये सब इकाइयों का कीमत है, और ये है व्यक्ति ए, हम व्यक्ति को ए माने हैं, उसकी प्रति इकाई मांग कि वो इसका कितना मांग करता है। ठीक है, जो सामान 10 रुपये का है उसे 2 मांगता है, जो सामान 8 रुपये का है तब वो 4 मांगता है, अगर 6 रुपये का है तो वो 6 मांगता है, अगर 4 रुपये का है तो वो 8 मांगता है, अगर 2 रुपये का है तो वो 10 मांगता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, उपभोक्ता का जो आय है वो सीमित है। अब जो भी सामान लेगा वो इसी आय में से ही लेगा। ठीक है, तो वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो मांग वस्तु की कम होगी, अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग ज़्यादा होगी। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत घट रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ रही है।
ठीक है, तो देखिए इसके ग्राफ से आप समझ जाएंगे। नीचे देखिए प्रति इकाई मांग दिया हुआ है, यहाँ पे प्रति इकाई मांग दिया हुआ है, यहाँ पे है प्रति इकाई कीमत। ठीक है, तो प्रति इकाई कीमत देखिए यहाँ पे जब 10 था तो जब 12 था कीमत, तो यहाँ पे 10 मांगा जा रहा था, 0 मांगा जा रहा, तो मांगा ही नहीं जा रहा था। जब 10 हुआ तो इसको 2 मांगने लगे। जब 8 हुआ, 8 रुपये का हुआ तो 4 मांगने लगे। जब 6 रुपये का हुआ तो 6 मांगे। जब 4 रुपये का कोई सामान था तो उसे 8 मांगे। जब 2 रुपये का था तो उसको सबसे ज़्यादा 10 मांग लिए। ठीक है, तो ये सारी जो निकल कर आई हैं उसे हम व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। ये DD को हम व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे बाजार मांग तालिका। ठीक है, बाजार मांग तालिका यानी कि मार्केट सेट डिमांड शेड्यूल। व्यक्तिगत मांग तालिकाओं की सहायता से बाजार मांग तालिका तैयार किया जा सकता है। अब वो कैसे? क्योंकि बाजार कैसे बनता है? व्यक्तियों से ही तो बनता है। जब हम एक व्यक्ति का निकालेंगे तो सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा बाजार मांग तालिका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, हम किसी निर्दिष्ट समय पर उपलब्ध समस्त व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी वही बात बताया गया है कि जब हम योग कर लें तो हमें संपूर्ण बाजार की मांग तालिका प्राप्त हो जाएगी। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार बाजार मांग तालिका एक वस्तु के कुल उपभोक्ता की मांग का योग होता है। आगे हम ग्राफ और तालिका देखेंगे तो समझ आएगा। ये देखिए, ये प्रति इकाई कीमत है और ये है लोग, ये है A, ये है B, ये है C और यहाँ पे सबका योग किया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, सामान का कीमत है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग हैं। अब जैसे व्यक्तिगत तालिका बनाया गया था वैसे ही है, इसमें एक नहीं 3 व्यक्तियों का तालिका बना हुआ है और इसी से हमारा मिलकर बाजार बन जाता है। यहाँ पे योग जो बना है वही हमारा बाजार बन गया। ठीक है, तो देखिए ये जब 10 का था तो हर किसी का आय अलग अलग होता है, तो लोग अलग अलग तरीके से मांगेंगे, ये आप समझते ही होंगे। ये इस व्यक्ति का आय कम होगा A का, इसलिए उसने 2 मांगा, और B का ज़्यादा होगा तो वो 3 मांगता है, और C का और ज़्यादा होगा तो वो 4 मांगता है। अब ज़रूरत के हिसाब से भी, अब जैसे कोई दवाई है, किसी को कम चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो वो क्यों मांगेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए कि 10 है तो 2, 3, 4 ये सब अलग अलग मांग रहे हैं। जैसे जैसे इसका दाम घट रहा है वैसे वैसे ये सब ज़्यादा मांग रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सब ज़्यादा मांग रहे हैं और इन सभी का जब हम योग करते हैं तो यहाँ पे 9 आ गया, 4, 5, 6, ये तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। इन सब का योग यहाँ पे किया हुआ है और ग्राफ में हम दिखाएंगे इसको और इन सभी के योग को। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका ग्राफ और समझेंगे इसे हम बहुत ही आसान तरीके से। नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, वस्तु की इकाइयाँ दी हुई हैं और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा प्रति इकाई कीमत। यहाँ पे कीमत है और यहाँ पे इकाई, यहाँ पे मांग है, वस्तु की इकाइयाँ हैं। ठीक है, देखिए वस्तु की इकाइयाँ और प्रति इकाई कीमत। जब कीमत यहाँ पे देखिए 10 था तो मांग कितना वस्तु की इकाइयाँ मांगी कितनी जा रही थी, तो 9। यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 15 मांगा जा रहा है। जब 6 रुपये हो गया तो 20, जब 4 रुपये हो गया तो 26 मांगने लगे, और जब 2 हो गया तो कितना मांगने लगे, 35 मांगने लगे। और जब ये बना हमारा तो इसे हम DD कहते हैं, और ये DD किस चीज़ का है, बाजार मांग तालिका का है। ठीक है, आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा और ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।